नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद। आज हम बिहार पर चर्चा करेंगे। बिहार की सियासत और उस सियासत से उपजी स्थिति और परिस्थिति का आपके सामने विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें और हमारे दूसरा मत यूट्यूब चैनल को, यानी जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है दूसरा मत, उसे आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसे देखें और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि दूसरा मत के वीडियो को जब आप देखते होंगे तो शायद आपको लगता होगा कि हम मौजूदा केंद्र सरकार या किसी सरकार विशेष के खिलाफ हैं। तो आप ये जान लीजिए कि पत्रकार और पत्रकारिता धर्म ये साफ सिखाता है कि आप किसी के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। पत्रकारिता धर्म ये सिखाता है कि आप उनके साथ रहें जो मज़लूम है, आप उनकी आवाज़ बने जो खुद अपनी आवाज़ नहीं बन सकते हैं, और आप विपक्ष की भूमिका में रहें, इसलिए कि पत्रकार का असली काम विपक्ष की भूमिका है। और विपक्ष जब अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता हो तब पत्रकारों पर यह दायित्व आता है कि वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करें। और जब आप विपक्ष की भूमिका में होंगे तो कैसे आप सरकार की तारीफ़ करेंगे। और ऐसे भी सरकार की तारीफ़ करना पत्रकारों का पत्रकारिता धर्म नहीं है। सरकार को रास्ता दिखाना, सरकार के डगमगाते कदम को थामना, और जब जब सरकार दिग्भ्रमित हो, दिशा भ्रमित हो और अपने रास्ते से भटकने की कोशिश करे तो उसे बताना कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा आपकी नहीं है और उस दिशा से समाज को मंजिल नहीं मिल सकता है। एक चीज़ और मैं आपसे के सामने दोबारा क्लियर कर दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल दूसरा मत है, हमारी मैगज़ीन का नाम दूसरा मत है। पहला मत सरकार का होता है और पहला मत जब सरकार का होता है तो हमारा दूसरा मत है, तो हमारा जो दूसरा मत है वो सरकारी मत नहीं हो सकता है, दूसरा मत विपक्ष का ही मत हो सकता है। इसलिए हमारा जो पत्रकारिता का जो धर्म है, पत्रकारिता का जो कर्म है, एक पत्रकार का जो राजधर्म है, वो मैं ही वही राजधर्म निभा रहा हूँ। इसलिए अगर इस राजधर्म निभाने में और सच्ची पत्रकारिता करने में वो किसी के खिलाफ चला जाए तो आप मुझ पर यह आरोप न बढ़े, मुझ पर यह आरोप न लगाएं और अपने मित्र पर और अपने मैगज़ीन पर और अपने यूट्यूब चैनल पर यह आरोप न बढ़े कि हम किसी सरकार विशेष के या किसी दल विशेष के खिलाफ है। राजधर्म यही कहता है कि जो सच हो उसे आप करें, और वही सच जो सच दिख रहा है और जो सच पर्दे के पीछे है और जिस सच को हम भांप रहे हैं उसे ही आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इसमें अगर किसी का अहित हो जाता है या किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ है तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं देश हित में काम करता हूं। पत्रकार की भूमिका देश हित में होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष में नहीं होनी चाहिए, पार्टी विशेष में नहीं होनी चाहिए। और मेरी चिंता
और मेरे हर कदम देश हित में हैं। दूसरा मत का एक स्लोगन बहुत पुराना है, न हम डरते हैं न हम डराते हैं, हम देश प्रेम की भावना जगाते हैं। और नया स्लोगन दूसरा मत का है कि जहाँ सच होते हैं शब्द। तो हम इन दोनों स्लोगनों को ख्याल रखते हैं और अब तक उसी पर अमल करते आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है तो आप हमारी पूरी मैगज़ीन को, आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोल कर देख लें। आपको जब आप पूरी संजीदगी के साथ और जहन को साफ करके जब हमारे वीडियो को और दूसरा मत को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि हम जो जिस राजधर्म की बात कर रहे हैं हम उस पथ पर हैं, हम डिगे नहीं हैं। और अगर हम डिग रहे हैं तो आपका काम है कि सरकार जब डिगे तो उसको संभालना पत्रकार का काम है, पत्रकार जब डिगे तो उसको संभालना जनता का काम है। आप मुझे संभालें। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हम डिग रहे हैं तो आप संभालने की कोशिश करें। हम भी संभलने के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि हम डगमगाए नहीं, हम डिगे नहीं, इसलिए कि हम देश की जब बात करते हैं तो हम देश की बात करने का मतलब हम देश की जनता की बात करते हैं। जब हम देश के भलाई के बारे में सोचते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम देश की जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। अब हम इस निवेदन के बाद हम सीधे मूल बिंदु पर आते हैं। हमारा आज फोकस बिहार है और बिहार की राजनीति में पिछले महीने से ही सियासत में उथल पुथल देखने की पूरी संभावनाएं, एक नई संभावनाएं तलाशी जा रही है और जिसमें बहुत कुछ बदलाव संभव नहीं था। जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश की सरकार गिर जाएगी, मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और लालू यादव जो है सरकार के मांझी, सरकार के सहयोगी बन जाएंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए और अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होंगे। लेकिन अभी एलजेपी फैक्टर बिहार में छा गया है। बिहार में इसलिए एलजेपी फैक्टर छा गया है कि ये चचा और भतीजे के बीच में एक युद्ध छिड़ गया है। चचा ने भतीजे का तख्ता पलट कर दिया है और वो कौन चचा? अपना सगा चचा। यानी हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस की। पशुपतिनाथ पारस ने अपने भतीजे पर अंकुश लगाते हुए एलजेपी से एक तरह से उनको दरकिनार कर दिया है, यानी उन्हीं को एलजेपी से रास्ता दिखा दिया है। यानी जो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के वारिस थे, उन वारिस को उन्होंने चलता कर दिया है और अपने साथ 4 और सांसद को लेकर सीधे उन्होंने एक नई बिहार में राजनीतिक गहमागहमी पैदा कर दी है। आपको मालूम होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का एक भाग था, एनडीए का भाग था और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। उन 40 सीटों में से एलजेपी ने 2019 के चुनाव में 6 सीट लाकर एक अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन का सबूत पेश किया था। उसमें जो आप अभी इन्होंने जो भतीजा का तख्ता पलट किया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर और असली एलजेपी का सूत्रधार खुद को घोषित कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस, वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते। हालांकि हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान का सुरक्षित सीट माना जाता था, यानी रामविलास पासवान उस सीट से चुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने चुनाव न लड़कर अपने भाई पशुपतिनाथ पारस जी को हाजीपुर का सीट सौंप दिया। वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता भी और रामविलास पासवान के
एक और भाई रामचंद्र पासवान जो समस्तीपुर से और रोसड़ा से चुनाव जीता करते थे, उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रिंस राजकुमार समस्तीपुर से एलजेपी की सीट पर चुनाव जीते। तीसरा सीट वैशाली से मिला और चौथी सीट खगड़िया से एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर महबूब अली कैसर चुनाव जीते। महबूब अली कैसर एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में थे और बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष पद को काफ़ी अरसे तक उन्होंने सुशोभित किया था, लेकिन 2014 में वो एलजेपी में शामिल होकर और खगड़िया का प्रतिनिधित्व करने लगे। 2014 में भी वो खगड़िया से जीते थे और 2019 में भी वो एलजेपी की टिकट पर जीते। और एक वीणा देवी चुनाव जीता, यानी कुल मिलाकर, और जमुई से खुद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव जीते। यानी 6 में से चिराग 5 सांसद एक हो गए हैं और चिराग पासवान अकेले रह गए। यानी पशुपति पारस लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्होंने 5 सांसद का पत्र भी उन्हें सौंपा और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एलजेपी पूरी की पूरी तरह उनके हाथ में आ जाए, उनके कमान में आ जाए। अब इस घटना परिघटना का राजनीतिक मायने खोजा जा रहा, तलाशा जा रहा, निकाला जा रहा है। इस घटना और परिघटना का राजनीतिक आशय साफ है। साफ यह है कि चिराग पासवान की रणनीति 2019 के विधानसभा में पूरी तरह 2020 बिहार के विधानसभा के 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप कर गई और उसका रिज़ल्ट भी सामने आया। जब बिहार विधानसभा का रिज़ल्ट निकला तो एलजेपी के हाथ में सिर्फ एक सीट आई और एक सीट कहाँ मिली उन्हें, तो बेगूसराय में मिली। बेगूसराय के राजकुमार ने जदयू के विधायक बोगो सिंह को हराकर एलजेपी की लाज बचा ली। लेकिन एलजेपी की लाज तो उन्होंने बचा ली, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। यानी एलजेपी का लंबे अरसे तक उन्होंने दामन नहीं थामा और उसके बाद चिराग पासवान का बंगलो अंधेरा हो गया। यानी बिहार में उनके एक भी विधायक नहीं रहे और चिराग पासवान का बंगलो पूरी तरह अंधेरा हो गया। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने ही चिराग से एलजेपी का बंगला जलकर खाक हो गया। यानी 0 पर रामविलास पासवान की पार्टी आउट हो गई। अब बिहार में जो एक तरफा फैसला एलजेपी के अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान ने जो लिया था, उसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने, खास करके अमित शाह ने चिराग पासवान को एक मोहरा बनाया था और उस मोहरे में ये नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का एक मंत्र उनको सौंपा गया था और उसी मंत्र को उन्होंने पुड़िया बांधकर गले में ताबीज़ की तरह लटका लिया और उसी के हिसाब से काम करने लगे। नतीजे में क्या हुआ कि नतीजा अमित शाह जी के हिसाब से सही हुआ, लेकिन एलजेपी के लिए खुद जो है वो वरदान की जगह अभिशाप बन गया और ऐसा अभिशाप बना कि उस तरह का अभिशाप एलजेपी ने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं भोगा था। एलजेपी साफ हो गई, यानी नीतीश कुमार को साफ करने में एलजेपी खुद साफ हो गई। नीतीश कुमार साफ नहीं हुए, हाफ नहीं हुए, बल्कि वो थोड़ी सी सीटें उनकी कमी हुई, वो मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन
चिराग पासवान की जो रणनीति थी वो रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और जब समय आया तो लोग यही अंदाज और यही अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही ये खेल करवाया है। यानी उन्होंने पशुपतिनाथ पारस से मिलकर या पशुपतिनाथ पारस को के गले में एक ताबीज़ डालकर वो फिर चिराग पासवान की राह पर उन्हें हमवार कर दिया है कि वो उस राह पे चलें और फिर अपने बंगलों को अपने ही चिराग से फिर से उसे जला दें। अभी आगे की रणनीति क्या होगी, इसलिए कि नीतीश कुमार अगर चिराग पासवान से बदला लेना चाह रहे हैं तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि अभी केंद्र में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और उस कैबिनेट विस्तार में जो छोटे मोटे जो दल हैं और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उसको भी शामिल करने की बात हो रही है। इसलिए कि अभी तक रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। चिराग पासवान के 6 सांसदों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराया गया। उसकी वजह भी है कि 2020 के बाद तो उसकी वजह आप नीतीश मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले संभव था कि नवंबर से पहले भी यानी रामविलास पासवान जी के मृत्यु के ठीक बाद भी उनको केंद्र में लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। अब जब केंद्र में विस्तार की बात हो रही है, केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर रही है, तो जाहिर सी बात थी कि उसमें संभव था कि चिराग पासवान को प्रतिनिधि मिल सकता था। लेकिन अब बिहार में खेला ये हो रहा है कि चिराग पासवान को 5 सांसदों ने खारिज कर दिया और किनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, तो चचा के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, यानी पारस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। अब एक संभावना ये जगती है कि अगर संभव है कि बीजेपी पर यह दबाव हो कि चिराग पासवान को न देके पशुपतिनाथ पारस को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, और अगर पशुपतिनाथ पारस को या उन 5 विरोधी सांसदों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो ये नीतीश कुमार की जीत होगी। और नीतीश कुमार की ये जीत इसलिए भी होगी कि ये एक दबाव होगा बीजेपी पर। जो बीजेपी दबाव नीतीश पर बनाना चाह रही है वही दबाव नीतीश बीजेपी पर बनाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पर ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि वो इस तरह का सारा खेल ये दबाव इसलिए बना रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के दल में से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करें, और जो अब तक बीजेपी उनको एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री का प्रस्ताव देती रही है और नीतीश कुमार उसे हमेशा खारिज करते रहे हैं। नीतीश कुमार ये दबाव बनाने की कोशिश करें कि नहीं, जितने बिहार में बीजेपी के मंत्री हैं उतने ही हमारे भी मंत्री हों। सवाल है कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बिहार की 40 सीटों में से 16 सीट जेडीयू जीती थी और 17 सीट बीजेपी जीती थी, 6 सीट एलजेपी ने जीता था। यानी लालू प्रसाद यादव वहाँ साफ हो गए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली थी, वो 0 पे आउट हो गए थे। तो अब सवाल है कि ये बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच बराबरी का मामला चलता है और नीतीश कुमार को बीजेपी हमेशा बड़े भाई के तौर पर देखती रही है, और इसी बड़े भाई के तौर पर ही 2020 में जब नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई और बीजेपी की सीटें बढ़ गईं चिराग पासवान की रणनीति की वजह से, तो फिर बीजेपी चाहकर भी नीतीश कुमार से यह नहीं कह सकी कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए कि बीजेपी को मालूम था कि अगर हमने किसी तरह दबाव बनाकर अपने किसी लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया तो हमारी सरकार नहीं चलेगी, वो सरकार गिर जाएगी, वो सरकार टिकाऊ नहीं होगी और बिहार में बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं था। यानी बीजेपी इस बात को खुद समझ रही है कि बिहार में 40 में से
17 सीट जो बीजेपी को मिली थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली थी, कोई भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जीता था। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में उन्होंने न तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बनाया, न कोई मुखौटा बनाया, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही चेहरा और मुखौटा काम करता रहा और वो कामयाब भी रहा। तो अब जब 17 सीट आप जीतते हैं लोकसभा की, तो आप अपने 5 लोगों को बिहार से मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। आपसे एक कम यानी 16 सीट जेडीयू जीतती है, तो आप उसे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री देते हैं। तो सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इसे अब तक पिछले 7 सालों से वो स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अभी आपके उस कैसे स्वीकार कर लेंगे? जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि आपके 5 हमारे 5। अब आपकी क्या परेशानी है कि दूसरे स्टेट क्या मांगेंगे कि बिहार से 10 हैं तो हम हमारे यहाँ से भी 10 हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में आपकी जो है वो अनुपातिक वही स्थिति हो। और दूसरी चीज़, आप किसकी परवाह करते हैं? आप न देश की जनता की परवाह करते हैं, न किसी स्टेट की परवाह करते हैं, न किसी पार्टी की परवाह करते हैं, न विपक्ष की परवाह करते हैं। तो बिहार के मामले में, नीतीश कुमार के इस मामले में आपको ये परवाह होने लगी कि हम बिहार में 10-10 अगर जो है केंद्र में मंत्री होंगे तो दूसरे स्टेट वाले क्या कहेंगे? अरे आप तो पूर्ण बहुमत के साथ हैं, कौन दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे? कौन दूसरी छोटी पार्टी आपसे क्या कहेगी? आप किसी का सहयोग की ज़रूरत क्या है? 2024 तक तो आपको किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं। आप 2024 के बाद के परिदृश्य को देख रहे हैं। आपको वो परिदृश्य सता रहा है, उसका खौफनाक मंजर को याद करके आप सहम रहे हैं और इसीलिए आप छोटे छोटे सहयोगी दलों को अभी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मलाई देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ रहें और उस बहाने 2024 की नैया को कम से कम आप पार कर सकें और विपक्ष में जाने से उन्हें रोक सकें ताकि वो कोई तीसरा मोर्चा न बन सके, थर्ड अलायंस ना बन सके और हमें उससे ख़तरा ना हो। तो आप अपने ख़तरा को कम करने के लिए ये आंक रहे हैं और इस आकलन में अगर कैबिनेट के विस्तार में नीतीश कुमार की तरफ से चाहे वो खुद बोलें या किसी के ज़रिए वो कहलाएं कि मुझे 5 सीट चाहिए, मुझे 6 सीट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मांग रख सकते हैं, उनको ये अधिकार है और उस अधिकार को स्वीकार करने या न स्वीकार करने का अधिकार आपको भी है। आपको सरकार चलाना है, केंद्र सरकार चलाना, आप केंद्र सरकार के मुखिया हैं, आपको समझना है कि हमको देना है, हमको नहीं देना है, हम और देने से क्या आपको फ़ायदा होगा और नहीं देने से बिहार में आपका क्या नुकसान होगा, आप ये समझने को तैयार है। अगर नीतीश कुमार ये केंद्र के मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 सीट पे 3 सीट पे राजी हो जाते हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार अंदर से ख़ुद को कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो 5 सीट और आपसे ज़्यादा 6 अपने 6 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं तो समझिए कि वो अभी मजबूत स्थिति में है। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार परिपक्व राजनीति हैं, परिपक्व राजनीतिक हैं। वो किसी भी हाल में मंत्रिमंडल में अपने लोगों को शामिल करने की गलती नहीं करेंगे। अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल करने की अपने लोगों को गलती करेंगे तो ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल होगी, नादानी होगी और इसका खामियाजा 24 में उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि जब आप एक सरकार की साख चली जाती है, रसूख चला जाता है और तब कोई उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। जब नीतीश कुमार फ़ायदा ले सकते थे तब नहीं जुड़े और अब जब सरकार का रसूख, सरकार का इकबाल और सरकार से लोगों का भरोसा जा रहा और तब अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो इसका मतलब है कि नीतीश उस सरकार के कामकाज का जो निगेटिव ऋणात्मक जो पहलू है उसके हिस्सेदार नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार किसी भी हाल में इस बार के मंत्रिमंडल, केंद्र के मंत्रिमंडल के विस्तार में सहयोगी नहीं बनेंगे, अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा आकलन है। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार
केंद्र के कैबिनेट विस्तार में शामिल होते हैं तो अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारेंगे। यानी उसका निगेटिव पहलू उन्हें आने वाले दिनों में 24 में भी परेशान करेगा और 25 में भी परेशान करेगा। और उस परेशानी को मोल लेना मुझे लगता है कि नीतीश कुमार गवारा नहीं करेंगे, और इस शंका को, इस आशय पर वो जब गौर करेंगे तो अभी भी वो अपने कदम को पीछे छोड़ सकते हैं। बहरहाल रही बात चचा और भतीजे के इस युद्ध में, तो अब इसमें यह है कि चुनाव आयोग क्या फैसला देगा, इसलिए कि चिराग पासवान ही असली वारिस है। और जो असली वारिस होता है तो जाहिर सी बात है पार्टी उसी के हाथ में होगी। एलजेपी की विधिवत रूप से पशुपतिनाथ पारस के हाथ में नहीं जा सकती। पशुपतिनाथ पारस को एलजेपी में दो फाड़ करना पड़ेगा, यानी उन्हें एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। ये तो संभव है कि वो नई पार्टी बना लें, लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी भी की पार्टी के, भाई की पार्टी के, और चिराग पासवान जो उसके अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, आप उनको दोनों पद से हटा दें और वो हट जाएंगे। इसलिए कि कानून की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है, कानून की एक अपनी मर्यादा होती है, और सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है और चुनाव आयोग है। इसमें चुनाव आयोग का फैसला अहम होता है, इसलिए कि चुनाव आयोग जिसको असली वारिस समझता है पार्टी उसी की होगी। यानी कुल मिलाकर कहने के लिए ये 5 सांसद यानी चचा भतीजा से भले अलग हो जाए, लेकिन ये पार्टी चिराग पासवान की रहेगी। अब चिराग पासवान को अपनी पार्टी, अपना वजूद और अपने पिता का के मर्म को समझते हुए उन्होंने जिस तरह से खून पसीने से पार्टी को सींचा था, उसे आनन फाने में, किसी के बहकावे में आकर, किसी लोभ विशेष में इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए था। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इससे वो सबक लेंगे और पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब पार्टी को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। अमित शाह उनके अस्थाई दोस्त नहीं हो सकते और नीतीश कुमार उनके अस्थाई दुश्मन नहीं हो सकते। हो सकता है कि कल चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपको एक प्लेटफार्म पर एक साथ गलबैयाँ करते हुए नजर आए। आपको याद होगा कि जिस जंगल राज करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 2015 में अपने घोर विरोधी नेता लालू प्रसाद यादव के गले मिले, और गले ही नहीं मिले, पार्टी को भी मिला लिया, और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार में रहे। 18 महीना तक दोनों एक दूसरे के साथ गलबैया करते रहे, एक दूसरे के साथ सरकार रहे। इसलिए बिहार के राजनेताओं में आप ये समझ लीजिए कि उनके लिए राजनीति, उनके लिए सत्ता, यही उनका सब कुछ अपना धर्म है, और कहीं कुछ दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जब उन्हें फ़ायदा होगा वो बिन लेंगे, जब उन्हें नुकसान होगा वो हट जाएंगे। ये लाभ, राजनीति आज एक लाभ का प्लेटफार्म है, और हर कोई उस प्लेटफार्म से ट्रेन पकड़ना चाहता है जिससे उसको लाभ मिले, जिससे उसे सत्ता सुख मिले। और सत्ता सुख अगर नीतीश कुमार को चिराग पासवान के भविष्य में साथ रखने से होगा तो नीतीश कुमार वो सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। और जैसे आज बीजेपी के साथ उन्हें लग रहा है, ये बीजेपी को आज लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ हमारा सत्ता सुख और सत्ता सहभागिता हमारी बनी रहेगी, तो उसके साथ है। जिस दिन बीजेपी को लगेगा कि नीतीश कुमार हमारे किसी काम के न रहे, बीजेपी खुद पाला बदल लेगी। उसी तरह जिस समय नीतीश कुमार को लगेगा कि हम बीजेपी के बगैर भी अपनी सत्ता, अपना शासन चला सकते हैं, तो बीजेपी को भी एक झटके में झटकते हुए वो कहीं किसी और को सहयोगी बनाकर अपनी सरकार बखूबी चला सकते हैं। 2015 आपके सामने एक आदर्श स्थिति है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या था। बीजेपी ने जब आंखें तरे रहा था तो उन्हें औकात दिखा दी थी कि देखो हमारे पास सहयोगी की कमी नहीं है, और हम मुख्यमंत्री हैं और हम मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और कैसे रह सकते हैं? उन्होंने लालू के साथ गठबंधन किया, भारी जीत दर्ज की, और ख़ुद मुख्यमंत्री बन के बीजेपी को एहसास करा दिया कि तुम गलत थे, हम सही हैं, हमसे तुम्हारा बिहार में जनाधार है, तुमसे हमारा बिहार में जनाधार नहीं है। और यही डर, यही संशय, यही संकोच बीजेपी को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री को अब नीतीश कुमार को आंखें तरने से पहले डरा रहा है।
एक खौफ पैदा कर रहा है कि अगर हमने नीतीश कुमार को ज़्यादा आंखें दिखाई तो नीतीश कुमार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यही इसी बिना पर यही डर, खौफ, लालच, भय और सत्ता का स्वाद एक दूसरे के करीब रखे हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से बांधे हुए, एक दूसरे के बंधन पाश में जकड़े हुए। तो हम आज बिहार की चर्चा कर रहे थे। अगली बार हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आपकी इजाज़त चाहिए। नमस्कार।